स्नेह भारती के हिंदी प्रकरण में आज हम बात करेंगे बैंगलोर में रहने वाले हिंदी कवि और लेखक मोहित कटारिया से। मोहित जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि बैंगलोर में जो एक अहिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ हिंदी के कवियों और कविताओं के लिए किस तरह का माहौल है? जी, बहुत उम्दा सवाल पूछा आपने कि बैंगलोर में हिंदी कविता की क्या स्थिति है और मैं उसे कैसे देखता हूँ, और ख़ासकर जो मुझे 15 साल यहाँ पर लगभग हो चुके हैं। तो मैंने जो अपनी कविता की यात्रा शुरू की वो लगभग 30 साल पहले, जब मैं स्कूल में था। स्कूल से शुरू की, वहाँ से कॉलेज, कॉलेज से फिर जॉब, और जॉब्स मेरी रही जयपुर में, दिल्ली में। उसके बाद मैं बैंगलोर आया। तो जयपुर, दिल्ली और कुरुक्षेत्र जहाँ मैंने पढ़ाई की, वहाँ सब हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो सब, और वहाँ पर लगातार वही माहौल रहा बातचीत में, पढ़ने लिखने में। लेकिन बैंगलोर आने के बाद एकदम से एक वो खला महसूस हुई कि यहाँ पर कविता की क्या जगह है। और लेकिन वो होता है, जहाँ चाह होती है वहाँ कहीं ना कहीं राह निकल आती है। मैं जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर एक ख़ास जो समूह मुझे मिला, जिसका नाम था अंजुमन। लगभग 12-13 साल पहले की बात होगी, और ये एक हिंदी उर्दू में लिख रहे कवियों का छोटा सा समूह था। और जैसा कि जाहिर सी बात है कि ये सब लोग कहीं ना कहीं उत्तर भारत से ही यहाँ आए थे अपनी जॉब के चलते। और क्योंकि जैसा कि आपने सही कहा कि ये बेंगलोर बहुत बड़ा मेट्रो सिटी है, जहाँ पर हर क्षेत्र के, हर राज्य के लोग मौजूद हैं, और यहाँ तक कि एक्सपैट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग भी यहाँ पर आईटी के चलते हैं। तो जो ज़्यादातर कवि यहाँ लिख रहे थे या जिनके संपर्क में मैं तब आया अंजुमन के ज़रिए, वो सब हिंदी के ज़रिए अपने आप को जाहिर करने की, अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे थे। और उनमें से मैं भी एक था। मैं अपने, जिसे हम कहते हैं कि हम अपना कबीला ढूंढ रहा था, अपनी ट्राइब ढूंढ रहा था, तो वो मुझे वहाँ मिली। और हम लोगों ने धीरे 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 करते हुए ये महसूस किया कि हमें आईटी की जॉब्स के साथ साथ जो एक संवेदना है, वो एक तरफ हमें, क्योंकि हम सारा दिन क्यूबिकल्स में बैठ के कंप्यूटर्स पे काम करते थे, ज़्यादातर कवि वही थे, और कहीं ना कहीं एक मानवीय संवेदना जो हमें इंसान बनाती है और कवि बनाती है, वो कहीं ना कहीं सब में मौजूद थी, और वो सब अपनी अपनी जगह ढूंढ रहे थे। तो जब वो अंजुमन से मैं जुड़ा, और हर महीने जब हम मिलते थे, हम लोग लगातार, मैं कहूँगा 12-13 साल तक हम लोग हर महीने मिले, और 20-25 हिंदी उर्दू कवि हर बार अपना कविता पाठ करते थे। और आप ये देखिए कि वहाँ से बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि 2015-16 में हम लोगों ने एक कवियों और कविताओं का संकलन तैयार किया, जिसमें बहुत अहम भूमिका रही एक बुक स्टोर और पब्लिशिंग हाउस जिसका नाम आटा गलाटा है, उनकी। उन्होंने जिस तरीके से कविता की, ना सिर्फ हिंदी कविता की बल्कि अंग्रेज़ी कविता, कन्नड़ कविता, तमिल कविता, यहाँ पे कविताओं की जो जगह बनाई, किताबों की जो जगह बनाई, उसके चलते हमने जब ये संकलन, पहला संकलन तैयार किया कर्ण कविता, उसमें 30 कवि थे जो हिंदी उर्दू में लिख रहे थे। और यहाँ रहकर बेंगलोर में जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ पर उस किताब को इतनी स्वीकृति मिली कि उसके कुछ सालों बाद उसका सेकेंड एडिशन, यूँ कहिए कि दूसरी किताब के रूप में, नए कवियों और नई कविताओं के साथ, जो हिंदी और उर्दू में कविताएं लिख रहे थे बेंगलोर में रहकर, वो हाशिए के परे के नाम से आया। तो पहला जो कर्ण कविता था वो एडिट किया था सौरभ रॉय ने, और दूसरा जो हाशिए के परे पिछले साल आया वो एडिट किया था मैंने। और ये जो अंजुमन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें लगभग यूँ तो 25-30 कवि लगातार जुड़े रहे, लेकिन उसमें से 5-6 जो हम लोग बहुत शिद्दत से, यूँ कहिए कि हर महीने ऑर्गेनाइज भी करते थे, जुड़े भी रहते थे और अपनी कविताएं भी साझा करते थे। और जो नए कवि आकर अपनी आवाज़ तलाशने की कोशिश कर रहे थे, या वो अगर किसी तरह का मार्गदर्शन चाहते थे या अपनी कविताओं पे टिप्पणी मांगते थे, तो वो भी हम लोग उनके साथ बेतकल्लुफ़ी के साथ, क्योंकि हम सब सीख रहे थे, एक साथ सीख रहे थे, अभी भी सीख रहे हैं। तो इसमें संदीप शिखर, सौरभ रॉय, अभिनव यादव, अमित रॉय, अतुल जैन और मैं, हम ये 6 लोग थे। और उसके साथ फिर हमारे साथ जर्नी में जुड़ी जया श्रीनिवासन जुड़ी, लवली गोस्वामी एक बड़ा नाम है जो यहाँ पे कवित्री हैं,
उनके कई कविता संग्रह आ चुके हैं, किताबें आ चुकी हैं। अनुराधा सिंह जी अभी हैं, वो बहुत बड़ी कवित्री हैं। और ये सब लोग यहाँ पर रहकर एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक तरह से कई बार ये हमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लगता है। हम शायद हिंदी भाषी क्षेत्रों से दूर बैठे हैं, तो हमारे यहाँ पे राजनीति नाम की चीज़ नहीं है, खेमेवाद नहीं है। सब लोगों को मालूम है कि यार सब अपनी अपनी मेहनत अपनी कविता पे कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, तो सिर्फ वो कोने में बैठकर अपना अपना काम करते रहते हैं और अपनी अपनी कविताएं साझा करते रहते हैं। ना कहीं कोई लंबी चौड़ी प्रतिस्पर्धा दिखती है और ना कहीं कोई बहुत खेमेबाजी दिखती है, जो कि आमतौर पर हम सब जानते हैं कि साहित्य में होता ही है। क्या बात है, बिल्कुल ही एक नया नज़रिया आपने हमारे सामने रख दिया। अब आप हमें बताइए अपनी निजी हिंदी साहित्य जगत में यात्रा के बारे में। जैसा मैंने कहा, मैंने लिखना तो स्कूल में शुरू कर दिया था, और उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर कविता जहाँ से शुरू होती है वो प्रेम होता है, विरह होता है, और जब लड़कपन की बात होती है बात वहीं से शुरू होती है। लेकिन मेरे केस में ये हुआ कि प्रेम तो था, विरह भी था, लेकिन वो प्रेम और विरह किसी प्रेमिका को ना लेकर मेरी दोनों बहनों को लेकर था, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था और ज़्यादा बाहर नहीं जाता था, घर में ही रहता था। तो दोनों दीदी जब पढ़ने के लिए उदयपुर गई, तब एक ऐसी खला घर में बनी, ऐसा खालीपन महसूस हुआ कि मैंने लिखना शुरू कर दिया। और जब दीदी और वापस आए एक सेमेस्टर के बाद, उन्होंने फिर जब मेरी कविताएं देखी तो उन्होंने बोला कि आप वैसा करो कि अब आप ये खाली पन्नों पे लिखने के बजाय डायरी में लिखो। उन्होंने अपनी छुट्टियों के दौरान मेरी जो बिखरी हुई कविताएं थी इधर उधर, उनको डायरी में मुझे फेयर करके दिया, और वहाँ से बस वो सफ़र ऐसा शुरू हुआ। और ये मैं बात कर रहा हूँ लगभग 30 साल पहले की। एक ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था, और एक ये भी आपके लिए ताज्जुब की बात हो सकती है कि मेरे गणित के अध्यापक थे, उन्होंने मेरा जो कविता की तरफ रुझान बढ़ाया, वो एक बहुत ही दिलचस्प बात है। उन्होंने एक रोज़ रुडयार्ड किपलिंग की एक बहुत सुंदर कविता है इफ़ के नाम से, और उसका उन्होंने अनुवाद किया यदि। और मुझे आज भी उसकी कुछ पंक्तियां याद हैं कि यदि तुम स्थिर रख सको अपना विवेक जब आसपास सभी खो रहे हों इसे, और उसके लिए संदेह कर रहे हों तुम पर भी। इस तरह से उन्होंने पूरी की पूरी नज़्म अपने हाथ से एक बड़े पोस्टर पर मुझे लिख कर दी, पढ़कर सुनाई, और वो कहीं ना कहीं शायद वो बीज पड़ा कविता का। और फिर पढ़ने का शौक़ था, तो आगे मेरे बहुत प्रिय कवि रहे उस दौर में जब हम स्कूल में कविता पढ़ते थे, और कबीर के दोहों का बहुत मेरे ऊपर प्रभाव रहा लगातार। तो वहाँ से बस सफ़र शुरू हुआ, तो लिखता चला गया। बहुत टाइम तक तो कहीं छपा नहीं, क्योंकि इतने छोटे शहर में थे। कॉलेज पहुँचे, कॉलेज में दोस्तों ने वाहवाही की, और दोस्त तो होते ही इसी काम के लिए हैं, वो अक्सर वहाँ भी हौसला बढ़ाते हैं जहाँ ठीक नहीं होता है, तो शायद कहीं ना कहीं ठीक था। तो कॉलेज की मैगज़ीन में छपने लगा, मैं संपादक बन गया, फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते सह संपादक बना मैं। तो वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ। तो बाहर जब निकले, दुनिया देखी, तो कुछ एक मैगज़ीन्स में भेजा, और मुझे सबसे अच्छी तरह याद है कि मेरी पहली बार जो कविता छपी थी, जो साहित्यिक पत्रिका में छपी थी, वो थी नवनीत में। विश्वनाथ सचदेव जी ने मेरी कविताएं छापी थी, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। उन्होंने 3 कविताएं मेरी छापी, वहाँ से जो हौसला अफजाई मिली, और फिर यूं ही करते करते कई जगह पे जहाँ मौका मिलता था मैं पढ़ने पहुँच जाता था। इस मामले में मैं थोड़ा सा बेशर्म रहा कि सिर्फ अपनी कविताएं मैं जहाँ मौका मिलता था जाके पढ़ देता था। और 2-3 बार यूँ हुआ कि ऑडियंस में या स्टेज पर गुलजार साहब थे, और उन्होंने लगातार 2-3 बार ये अलग अलग समय पर 6 महीने बाद, साल भर बाद कहीं कहीं देखा, तो उन्होंने वो नोटिस करना शुरू किया कि ये एक लड़का है जो बार बार दिख रहा है। वहाँ से फिर ऑफ कोर्स अब गुलजार साहब की शायरी का और उनकी कविताओं का हम सब पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। गीतों से शुरुआत हुई थी, लेकिन जब उनकी कविताएं पढ़ी तो उस प्रेम में पड़ गया उनकी नज़मों के। फिर उनकी कहानियाँ पढ़ी तो और ज़्यादा। और फिर वहाँ आकर एक शख्स मिले पवन झा के नाम से जयपुर में, और उनकी बदौलत मेरा गुलजार साहब से मिलना हुआ, संपर्क में आया। ये बात हुई लगभग 20 साल पुरानी। और वहाँ से फिर जब सिलसिला चला, मैं लिखता रहा, जॉब करता रहा, क्योंकि जॉब लगातार
वो पारिवारिक ज़रूरत थी, तो इसलिए लिखता रहा। तो बीच बीच में भेजता रहा गुलजार साहब को, कुछ उन्हें अच्छी लगती थी, कहीं वो फीडबैक दे देते थे। यूँ सिलसिला चला और पहली किताब 2019 में वाणी प्रकाशन से आई, जिसका एक बहुत बड़ा श्रेय गुलजार साहब को और यतेंद्र मिश्र को जाता है, जिन्होंने उसकी भूमिका लिखी। तो वहाँ से बस बात चल पड़ी। सचमुच बड़ा रोचक रहा है आपका सफ़र। तो ऐसे सफ़र को तय करने वाले की कलम कितनी आनंददायक कविताएं निकालती होगी। हमें अपनी एक मनपसंद कविता सुना दीजिए। एक ये मेरी नज़्म है जो बहुत मकबूल है, यहाँ पर बहुत पसंद की जाती है, ख़ासकर बेंगलोर में। हालांकि हैदराबाद के ऊपर है, तो वो सुना देता हूँ। हैदराबाद। कि रात में कभी फ्लाइट पकड़ो हैदराबाद से, तो नीचे बसा हुआ ये शहर यूं नज़र आता है मानो एक घनी झाड़ी में छिपे हों अनगिनत जुगनू। हर एक जुगनू की अपनी रोशनी, जो प्लेन की बढ़ती ऊंचाई के साथ बदलती है अपना रंग। मिठास नज़र आती है हर रंग में, इस शहर की मीठी जुबान की तरह, जो सुनी थी मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर के मुंह से, जब वो पार्का की बातें करता हुआ बता रहा था मुझे शहर की मैडमा के बारे में। कि जो सुनी थी मैंने अपने टैक्सी ड्राइवर के मुंह से, जब वो पार्का की बातें करता हुआ बता रहा था मुझे शहर की मैडमा के बारे में, और चार मीनारा के पीछे वाले लाड बाजार में बिकने वाली चूड़ियाँ के बारे में, अपने 6 भाइयाँ और 2 बहना के बारे में, और 2 ही साल पहले गुजरे अपने अब्बा के बारे में, जिनके जाने के बाद घर का आधा बोझ आ गया था उस पर। मगर खुश था वो बताकर, जब तक अब्बा थे ना, दोस्तां के साथ मैं खूब मौजा किया साहब। जब तक अब्बा थे ना, दोस्तां के साथ मैं खूब मौजा किया साहब। अब तो बहुत मेहनत करना है, कहकर जब मुझसे आधी उम्र के उस ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में से एक नज़र डाली थी मुझ पर, उस आईने में दिखाई दिए थे 2 चमकते हुए जुगनू मुझे। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी और मेरी नज़रें नीचे बिछे अनगिनत जुगनुओं में वो 2 जुगनू ढूंढ रही थी। सारा शहर रोशन लग रहा था बस उन 2 जुगनुओं के कारण मुझे। देखिए, मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। हिंदी के साहित्य जगत में आप अपना आदर्श, अपना आइडल किसे मानते हैं? मैं अभी तो बिल्कुल गुलजार साहब का ही नाम लूँगा, क्योंकि उनकी छाप रही बहुत गहरी रही मेरे ऊपर। शुरुआत ज़रूर, जैसा मैंने पहले कहा, कि अज्ञे से हुई, कबीर के रास्ते से होता हुआ मैं फाइनली गुलजार साहब तक पहुंचा। आज भी जिस तरीके से वो बात करते हैं अपनी नज़मों में, वो यूँ लगता है कि अपनी बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं। और वो कई जगह पर आकर कोशिश भी करनी पड़ती है कि लिखाई में, मेरी अपनी लिखाई में उतनी परछाई ना दिखे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो आपके आइडल होते हैं वो आपके अंदर इतने ज़्यादा रच बस जाते हैं कि आपके ज़रिए फिर से वो निकलने लगते हैं। तो वो एक कोशिश लगातार रहती है, क्योंकि वो गुलजार साहब खुद कहते हैं अपनी आवाज़ तो खुद ही तलाशनी पड़ती है, तो वो तलाश जारी है। अब आपने गुलजार जी की बात छेड़ी है, तो उनकी एक नज़्म सुने बिना तो बात नहीं बनेगी। जी बिल्कुल। उनकी कुछ एक कविताएं ऐसी हैं या कुछ एक संग्रह ऐसे हैं जिन पर बहुत कम बातें हुई हैं। खासकर जैसे एक उनका संग्रह है सस्पेक्टेड पोएम्स के नाम से, जिसमें उन्होंने समाज में जो एक कवि देखता है, जिस तरीके से देखता है, समाज की घटनाओं को देखता है, उस पर जिस तरीके से उन्होंने सुंदर सुंदर कविताएं लिखी हैं और बहुत गहरी चोट करती हुई कविताएं लिखी हैं। आमतौर पर उनको बहुत ही रूमानी शायर के रूप में जाना जाता है, लेकिन अगर आप ये देखें तो मैं उस किताब में से एक नज़म पढ़ना चाहूँगा, और आप ये देखिए कि इतनी छोटी नज़म में वो कितनी बड़ी बात कह के जाते हैं। ये इस नज़म का शीर्षक है टैटू। 5 पंक्तियों की कविता है टैटू। उसने जाने क्यों अपने दाएं कंधे पर नील गाय का एक टैटू गुदवाया था। उसने जाने क्यों अपने दाएं कंधे पर नील गाय का एक टैटू गुदवाया था। मर जाता कल दंगों में, अच्छे लोग थे, गाय देख के छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक कहा था आपने। गुलजार जी की रचनाएं मंत्र मुग्ध कर देती हैं। आप बाल साहित्य में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं।
बाल साहित्य को साधने की कोशिश बहुत सालों से कर रहा था और 8-10 साल से लगातार लिखने की कोशिश कर रहा था, और पिछले 3 साल से कहूँगा कि थोड़ा बहुत उस इलाके में समझ आने लगी। और उसमें बहुत बड़ा श्रेय फिर से एक तरफ गुलजार साहब का जाता है, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत लिखा है, बाल साहित्य उनका बहुत बड़ा है, बाल सिनेमा पे उन्होंने, बाल गीत उन्होंने बहुत शानदार लिखे हैं। और दूसरा श्रेय बहुत बड़ा जो हिंदुस्तान में जाता है वो है सुशील शुक्ला। सुशील शुक्ला जी जो हैं वो अभी एक तारा समूह के निदेशक हैं, जो भोपाल से 2 मैगजीन्स निकलती हैं, पत्रिकाएं निकलती हैं, जो द्विमासिक पत्रिकाएं हैं, साइकिल और प्लूटो। प्लूटो है जो थोड़े छोटे बच्चों के लिए है, जैसे 6-7 साल तक के बच्चे जो ज़्यादातर बहुत छोटी छोटी कविताएं, छोटी छोटी कहानियाँ और बड़े बड़े चित्र देखकर खुश रहते हैं, और अच्छा साहित्य जिनके माता पिता उन्हें पढ़कर सुना सकते हैं। और दूसरी तरफ साइकिल जो है वो उस तरह के बच्चों के लिए जो खुद हिंदी पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, मतलब 8-9 साल से लेकर आप 15-16 साल तक के बच्चों की बात करेंगे, तो कुछ एक कविताएं, कहानियाँ, पहेलियाँ साइकिल में छपी, प्लूटो में छपी, तो वहाँ से धीरे धीरे मज़ा आने लगा। और उसमें एक बहुत बड़ा तीसरा नाम मैं जो लेना चाहूँगा वो बेटे का लूँगा, बेटा कबीर, क्योंकि उसके साथ जो ग्रोथ हुई, उसके साथ हर उम्र में जो मैं बढ़ा, वहाँ पे उसकी पसंद नापसंद, उसकी हरकतें, उसकी शरारतें देखते हुए जब वो ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, और यही बात गुलजार साहब बहुत ही खुल के कहते हैं जब ये बाल साहित्य की बात आती है, कि अगर आप बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे तो आप बाल साहित्य नहीं लिख सकते। आपको बच्चों के साथ घुटनों पे आकर उनके साथ दौड़ना पड़ेगा, तब आपको उनकी नज़र दिखाई देगी कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। हम बड़े अगर सीधे खड़े होकर देखते रहेंगे तो हमें वो दिखाई ही नहीं देगा कि जो बच्चे देख पा रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर सा छोटा सा काम था जो प्लूटो में छपा था, कि ऊंट की ऊंची कुबड़ में पानी नहीं है चर्बी है। ऊंट की ऊंची कुबड़ में पानी नहीं है चर्बी है, घूमे पूरी दुनिया में पर पासपोर्ट तो अरबी है। तो एक ये छोटी सी नज़्म थी। और उठता जैसे ज्वार, गिरता जैसे भाटा, उठता जैसे ज्वार, गिरता जैसे भाटा, नींद के समंदर में मम्मी का खर्राटा। ये छोटी छोटी कुछ कविताएं हैं, फिर कुछ एक पहेलियां लिखी हैं। सुनाएंगे कोई एक पहेली? पहेली सुनाते हैं कि पानी का घर पानी से हल्का, पानी का घर पानी से हल्का, मन भर जाए तो मन भर छलका। इस पहेली के साथ अपने श्रोताओं से हम विदा लेंगे। सोचिए, बूझिए। मोहित जी, बड़ा मज़ा आया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर मुलाकात होगी। ये आकाशवाणी का बैंगलोर केंद्र है। कार्यक्रम है स्नेह भारती। मैं हूँ ज्योति और हम बात कर रहे थे बैंगलोर के हिंदी लेखक और कवि मोहित कटारिया से।